तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यूपीएसआई की तैयारी चल रही है। यहाँ पर आपकी 5 बजे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। और इस वीडियो के अंत में 10 से 15 क्वेश्चन हम आपको डेली यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जो आपके प्योर होते हैं आपके मूल संविधान से और चैप्टर वाइज होते हैं। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सबको, जय राम जी, सभी को राम राम। चलिए, आवाज़ आ रही है ना, क्लियर कर दीजिए नहीं, क्योंकि बाद में होता है कि सर जी आवाज़ नहीं आ रही है। आ रही है? चलिए, आ रही है ना? आ रही है भाई, तो आ रही है तो चलिए। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है और ये प्रश्न आपका 3 से 4 बार आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं काला नमक। चलिए भाई, 41 का ऑप्शन आ रहा है, 41 का ऑप्शन आ रहा है, आपका डी आ रहा है, सबका ऑप्शन डी आ रहा है, कह रहे हैं काला नमक है। तो याद रखिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका, चुना है आपने बिल्कुल सही। यहाँ पर काला नमक है, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि ये बेहतरीन गुणवत्ता वाला आपका सुगंधित चावल है। ठीक है, जो कि काली भूसी से अपना नाम प्राप्त कर लिया है। ठीक है, जबकि देखा जाए सोना मसूरी चावल, ये महत्वपूर्ण आपके हैं। यहाँ पर जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिएगा सभी को। यहाँ पर नमस्कार भाई, गुड इवनिंग। चलिए बताइए भाई, यहाँ पर कह रहा है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? चलिए, कौन सी कंपनी थी? इस कंपनी का जवाब देना है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी। यहाँ पर आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, एनफील्ड है ना। कौन थी आपकी? एनफील्ड आपका था, जो कि एनफील्ड राइफलों को लादना था। तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। और इसमें देखा जाए हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही धर्म आपके क्या हो रहे थे? नष्ट हो रहे थे, है ना। जवाब आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि 18 फरवरी, क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर? 18 फरवरी 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। चलिए भाई, देखिए यहाँ पर आपकी बात कर रहा है 1930 में, है ना। और आपका जवाब क्या बनेगा? अगर आपने पढ़ा है तो जरूर दे सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो हम आपको बता ही रहे हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, इसका जवाब सही हो जाएगा बी, गणेश घोष ने। किसने किया था भाई? गणेश घोष आपके थे, और आपके साथ में थे आपके लोकनाथ बाला, अंबिका चक्रवर्ती भी थे, सुबोध राय भी, आदि के द्वारा आपके यहाँ पर की गई थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा 1930 में जो आपकी चटगांव आपका है, चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना सूर्यसेन के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानी समूह के सदस्य में आपकी की गई थी। जवाब यहाँ पर आपका बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है? देखिए, यहां पर आपसे कह रहा है कहां पर? तो आपके उदयपुर के सिरोही अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है। यह आपका कौन सा समुदाय है? यहां पर कौन सा समुदाय? यहां पर जवाब दीजिएगा, तो आपका 44 को ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपकी है भील है, और आपको पता भी है आपके राजस्थान में आपकी भील जनजाति काफी पाई जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो आपकी है, आपके कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में भी आपकी पाई जाती है, मध्य प्रदेश के पठारी भाग में पाई जाती है। ठीक है ना, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, भील जनजाति। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? परमाणु बम बनाने के लिए बताइए यहाँ पर किस तत्व का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए 45 को ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? नाभिकीय खंडन आपका होता ही रहता है। तो जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, वित्तीय वर्ष 2018 में भारत से फार्मा निर्यात था, जो विदेशी पैसा आपका दिया गया था कई तरीके से। अभी आपने देखा था कि कोरोना काल में मतलब हर देशों ने लगभग पैसा दिया है ना, तो वही आपका होता है। और ये 2018 की बात किया है तो 46 के यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, 17 बिलियन डॉलर आपका था। ठीक है, 17 बिलियन डॉलर था, 2018 की बात है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर CSIR मतलब राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा भारत में जो नामक भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिजाइन और विकास किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं ये भारत क्या है? ये स्वदेशी है और हल्का परिवहन विमान है, और इसका जो डिजाइन की जा रहा है इसका नाम क्या है?
यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, ये आपका है सरस। ठीक है, क्या है ये आपका यहाँ पर कौन सा है, सरस है, जो कि हल्का आपका है। ठीक है, हल्का भी आपका है, स्वदेशी आपका है। ठीक है, और कह सकते हैं कि इसका जो उद्घाटन शुरू हुआ था, ये बनने के लिए उद्घाटन हुआ था, वो आपके कह सकते हैं 2004 में ये काम शुरू हो गया था। इसका काम 2004 में शुरू हो गया था और अभी यहाँ पर प्रोसेस में है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है। ये तो क्वेश्चन आपका पीछे ही नहीं छोड़ रहा भाई, ये क्वेश्चन तो आपका पीछे ही नहीं छोड़ रहा, डेली के डेली क्वेश्चन मिल रहा है। बताइए भाई यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा। तो पंचायती राज संस्था नहीं है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ग्राम सहकारी संस्था, कौन सी नहीं होगी। 48 की अगर बात करें तो आपका जवाब आ रहा है डी नंबर, वेरी गुड, यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है, ग्राम सहकारी संस्था, ये ग्राम पंचायत जो पंचायती राज संस्था आपकी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी जो होता है कौन सा होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, मुख्य विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है। तो भारत का जो महान्यायाधीश होता है, कौन होता है, भारत का महान्यायाधीश, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं, ये आपका होता है। हमने इसके बारे में आपको बताया भी था, हमने आपको बताया था कि इसकी जो योग्यता होती है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आपके बराबर होती है। और ये जो आपका मिलेगा आपको आर्टिकल 76 में देखने को मिलेगा। और इसकी नियुक्ति करते हैं कौन, तो आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये क्या करती है, ये करता क्या है, विधि संबंधी मामलों में सरकार को सुझाव देने के लिए और वादों में न्यायालय की सरकार का यहाँ पर कह सकते हैं उसका पक्ष रखने के लिए ये इसका काम होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी कितनी होती है। बताइए भाई यहाँ पर अगर आपको अपने प्रतिध्वनि सुनना है, आप देखे होंगे जब मंदिर में जाते हैं तो जो आप बोलते हैं तो कभी कभी वापस वो चीज टकराकर आपको सुनाई देती है। लेकिन अगर स्पष्ट सुनना हो, जो आपने बोला है वही आपको सुनाई दे, थोड़ा सा कम सुनाई देगी लेकिन इतना नहीं है, मतलब वही जो आपकी धुन सुनाई देगी, इतनी दूरी कितनी होना चाहिए। तो याद रखिए इसकी दूरी होती है आपकी 17 मीटर। कितनी होती है, अगर 17 मीटर की दूरी है, अगर कोई कमरा आपका 17 मीटर का है, ठीक है ना, तो याद रखिए वहां पर जो बोलोगे वही चीज वापस टकराकर आएगी। लेकिन सतह भी कैसी होनी चाहिए, परावर्तक होनी चाहिए। ठीक है, जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, 21 फरवरी, 27 जुलाई, 5 अगस्त या 8 सितंबर। जवाब कौन होगा भाई, यहाँ पर विश्व साक्षरता दिवस जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर डी नंबर आ रहा है, सबका डी भी आ रहा है, किसी किसी का। चलिए बिल्कुल सही है, जो लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है डी नंबर 8 सितंबर, 8 सितंबर आपका जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें 21 फरवरी को क्या मनाते हैं, 21 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो याद रखिए 21 फरवरी को मनाते हैं विश्व मातृभाषा दिवस। ठीक है, क्या मनाते हैं, विश्व मातृभाषा दिवस मनाते हैं। विश्व मातृभाषा दिवस मनाते कब है, तो आपके 21 फरवरी को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है। देखो ये तीसरे नंबर का पूछा गया है कि नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तीसरे नंबर का। पहला तो आपने पढ़ा था भारत रत्न का है ना, ये तो आपने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर तीसरे नंबर का दिया है, अब बताइए भाई कि तीसरे नंबर का कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर तीसरे नंबर का आपका दिया है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, पद्म भूषण। कौन होता है, पद्म भूषण होता है। 52 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पद्म भूषण भारत सरकार के द्वारा तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये आपका पुरस्कार हो गया, ऑप्शन सी। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, कितनी पाई जाती है भाई, बताइए, जवाब दीजिए, फटाक से जवाब दीजिए। यहाँ पर तुरंत जवाब देना है, सोचने का समय नहीं देना है कि यहाँ पर कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका पढ़ा होगा लगभग 78 पॉइंट समथिंग, है ना, मतलब यहाँ पर जवाब हो जाए कौन सा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपकी होती है। और अगर हम आपसे बात करें कि जो आपके जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन होती है 20.94 होती है, और दोनों को मिला देते हैं तब 99 बन जाती है ना। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है। चलिए जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप। तो देखो सबसे पहले कौन होता है, सबसे बड़ा आपका कौन है, एशिया महाद्वीप, फिर आपका अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर इसके बाद है ना, दक्षिण अमेरिका के बाद आपका नीचे वाला जो आपका पोर्शन होता है कौन सा, अंटार्कटिका, फिर आपका यूरोप, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो यहाँ पर चौथे नंबर में कौन सा आया, चौथे नंबर में आया है कौन सा, आपका दक्षिणी अमेरिका। जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, कबड्डी विश्व कप 2016 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ आक्रमणकर्ता का खिताब दिया गया था? 55 नंबर आपसे पूछा है, और ये दिया गया था किसे? तो आपके अजय ठाकुर को घोषित किया गया था। अजय ठाकुर को घोषित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ये 2016 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, बाइनरी संख्या जो इतनी दी है इसको पूछा है दशमलव समतुल्य क्या होगा? इसको दशमलव समतुल्य में आपको निकालना है। ये जो आपका है थोड़ा सा टफ हो सकता है। याद रखिए, डी जो आपकी संख्या होती है 11 डिजिट है और 11 स्थान आपके रखने पड़ते हैं। मतलब देखा जाए तो आप लोग कैसे करेंगे, 1 × 2 की घाते 0 प्लस 1 × 2 की घाते यहाँ पर आपके 9 + 8, मतलब भी ऐसे ऐसे करते आपके होती है। थोड़ा सा टफ प्रोसेस होता है और इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका 1807 आएगा। ठीक है, 1807 आएगा। और एग्जाम में अगर नहीं आता है तो ऐसे प्रश्न को आप छोड़ दिया करिए, उसके पीछे पढ़ेंगे, तुक्का लगाने के पीछे पढ़ेंगे तो तुक्का आपका ऐसी स्थिति में गलत हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ दिया करें जो लगे कि नहीं ये आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है ना। अगर आप सोचोगे नहीं हम इसे करके ही आएंगे, करके ही मानेंगे, उससे कुश्ती लड़ने लगोगे, उससे जंग लड़ने लगोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलिए अगला है, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण मतलब जो डाटा ट्रांसफार्मिंग होता है, ट्रांसमिसिंग होता है, इसकी आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? जो ट्रांसफर आपकी कह सकते हैं, जो डाटा ट्रांसफर होता है ना, इसकी आवृत्ति सीमा जो होती है इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए, इसे बोलते हैं हम लोग बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। इसका जवाब आपका बी हो जाएगा। ये काफी प्यारा प्रश्न आपका है, ये प्रश्न आपका पूछा भी जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन के यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसे एक पॉइंट और भी होता है, इसे हम लोग नेट बिट भी बोलते हैं। कभी कभी होता है कि ऑप्शन में ये नहीं होता है तो एक ऑप्शन और होता है नेट बिट। क्या होता है? एक ऑप्शन मिलेगा नेट बिट, ये आपको मिलेगा देखने को, तो नेट बिट भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? नागरिक समाज के रूप में किसे नहीं माना जाता है? यहां पर कौन सा हो जाएगा? तो देखो नागरिक समाज में, देखो नागरिक समाज है ना, समाज में परिवार वंश होगा, जाति वंश होगा, गैर सरकारी संगठन है। लेकिन यहां पर जो विधानमंडल है, विधानमंडल ये नागरिक समाज में नहीं है, ये सरकार से आपका यहां पर कह सकते हैं सरकार से स्वतंत्र संगठन शामिल है। तो यहां पर याद रखिए इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा, विधानमंडल। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है, निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी की सबसे कम है? मतलब कौन सी पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई यहां पर सबसे कम है? सबसे कम पूछा है ऊंचाई। आपने देखा होगा हमेशा कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पूछता है, और जब सबसे ज्यादा ऊंचाई बताते हैं तो हम लोग बोलते हैं कंचनजंगा यहां पर आपकी सबसे ऊंची है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 8586 आपकी है। ठीक है ना, वहीं पर आपकी जो नंदा देवी है, वो नंदा देवी की ऊंचाई जो आपकी है 78-76, ठीक है, इतनी है। और जो कामेट है, कामेट इसकी ऊंचाई आपकी 77 और आपका ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मुकुट पर्वत है, मुकुट पर्वत जो आपका है ये आपका कितना है? तो 7242 है, इसका 72 होगा। ठीक है, 7242। तो इसके ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा? डी नंबर आपका सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, इनकी ऊंचाई इन ऑप्शन के अनुसार आपकी कम है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा है, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? देखिए क्वेश्चन घुमाने का प्रयास किया है, लेकिन यहां पर आपको घूमना नहीं है। कह रहा है कि किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? अंतर सर्वाधिक होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो यहां पर याद रखिए, जब दिन और रात की अवधि में अंतर है ना, यहां पर कह सकते हैं सर्वाधिक होता है, तो ये दो तिथि होती हैं। कौन सी होती है? एक होता है 21 जून और एक होता है 22 सितंबर। ठीक है, क्या होता है? 21 जून 22 सितंबर। तो इनको हम बोलते हैं संक्रांति। क्या बोल देते हैं? संक्रांति बोल देते हैं। जैसे बोलते हो ना आपका कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति मतलब आपका हो गया कितना? 21 जून, मतलब खूब गर्मी जब होती है वो कर्क संक्रांति हो गया, क्योंकि जो सूरज होता है वो कर्क रेखा पर डायरेक्ट चमकता है। और जो आपका होता है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति आपकी होती है 22 दिसंबर को, और इस दिन मकर रेखा पर कह सकते हैं सूर्य आपको चमकता है। और मकर रेखा कहां पर है? आपके नीचे है। यही कारण है ऑस्ट्रेलिया में सर्दी, अपने यहाँ पर जब सर्दी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, क्योंकि वहां से रेखा आपके निकल के गई है मकर रेखा। तो याद रखिए जो सर्वाधिक अंतर होता है ये इन डेट में होता है, 21 जून और आपके 22 दिसंबर में होता है। ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा ये विषु क्या होता है? विषु हमने बताया था वह तिथि रेखा जब दिन और रात की अवधि क्या हो? बराबर हो। जब बराबर होती तो विषु होती है। दो डेट याद रखिएगा, 21 मार्च और आपका होता है 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन रात जो बराबर होते हैं वो यही डेट में आपके होते हैं। उम्मीद है इतना बताने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं,
समुद्री जल का औसत खारापन कितना होता है? समुद्री जल का औसत खारापन पूछा गया है, कितना होता है? तो यहां पर जवाब कौन सा बनेगा? सही जवाब आपको देना है, कौन सा हो जाएगा? सही जवाब का हो जाएगा कौन सा? तो आपने सुना होगा 35%। मतलब 35% के हिसाब से देखा जाए खारेपन का जो कारण होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, यहां पर 3.5%। कितना होता है? 3.5। यहां पर जवाब हो जाएगा कौन सा? सी। अगर परसेंटेज में निकालेंगे है ना तो आपको यहां पर 35 करके आ जाता है। यहां पर जवाब कौन हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा, 3.5। ठीक है ना। अच्छा, खारापन का कारण क्या होता है? जो सोडियम क्लोराइड है ना, मुख्य कारण होता है सोडियम क्लोराइड के कारण, उसमें नमक होता है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम, यहां पर देखो, ब्याज का भुगतान, रक्षा व्यय, उर्वरक सब्सिडी, सार्वजनिक उद्यमों के लिए ऋण। यहां पर कह सकते हैं, देखो आपका दिया गया गैर योजना, तो यहां पर देखो गैर योजना में अगर हम बात करें तो आपका ब्याज जो आपका दिया है, ब्याज का भुगतान, ठीक है, ब्याज का भुगतान, ये गैर योजनागत सरकारी व्यय का मुख्य घटक होता है। गैर योजनागत में देखा जाए व्यय में ब्याज के अतिरिक्त सब्सिडी, वेतन आदि होने वाले व्यय आपके शामिल होते हैं। यहां पर जवाब का हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? चलिए भाई, यहां प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखो थोड़ा सा कठिन प्रश्न आपको जरूर होते हैं, कुछ प्रश्न आपके लैंग्वेज को यहां पर समझने में दिक्कत हो जाती है ना। तो कह रहा है आपसे यहां पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? चलिए, जवाब आ रहा है तो जवाब जरूर दीजिएगा। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 63 का ऑप्शन बी, ये किया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, जो कि आपके कब किया गया था? 1948 में, 1948 ईस्वी में यह आपका गठित किया गया था। और इस आयोग के सुझाव पर यूजीसी का गठन हुआ था 1956 में। ठीक है, जो आपका यूजीसी आपने सुना है ना, वो आपका गठन हुआ था 1956 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? दिल के देश के रूप में जाना जाने वाला यह आपका खनिज का पठार इनमें से कौन सा है? चलिए, यहां पर देना है, आपका भांडेर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है और आपका तिब्बत का पठार है। इनमें से राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा? चलिए, यहां पर जवाब आ रहे हैं डी नंबर। चलिए, डी नंबर आपने चुना, डी नंबर तिब्बती नहीं, बी नंबर आपका जो आ रहा है बिल्कुल सही है। बी नंबर जो आपका है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका छोटा नागपुर पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, भंडार आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना, पत्थर, लोहा, कोयला, सभी के भंडार यहाँ पर आपके सम्मिलित हैं। ठीक है ना, तो इस कारण से इसे दिल के देश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, फ्रेंच ओपन 2016 के पुरुष एकल विजेता कौन आपके थे? देखो 2016 पूछा है, और अगर हम आपसे बोलें कि 2020 में, तो भाई 2020 में आपकी कौन है? 2020 में राफेल नडाल। ठीक है, कौन है आपके? राफेल नडाल है। और 2016 भी पूछा है, तो 16 में आपके कौन थे? तो ये आपके थे नोवाक जोकोविच। कौन थे आपके? नोवाक जोकोविच है। लेकिन 2020 में कौन आपके हैं? तो राफेल नडाल है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, 2020 में फ्रेंच ओपन के जो आपके पुरुष एकल आपके हैं वो आपके राफेल नडाल हैं। वहीं पर अगर हम आपसे बोलें कि महिलाओं में कौन सा आपका है, तो महिला में आपके हैं सोफिया केनिन। ठीक है, महिलाओं में कौन है आपके? सोफिया केनिन, ये आपके कह सकते हैं फ्रेंच ओपन 2020 की आपकी एकल विजेता की रही हैं। ठीक है, तो 2020 का भी यहां पर आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? समुद्र जल से निकाला गया है, यहां पर बताइए। समुद्र जल से तो आपका जवाब कौन सा बता? समुद्र जल से निकाला गया है चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, कोबाल्ट है और आपका यहाँ पर ब्रोमीन है। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा डी, यहां पर आपका ब्रोमीन। ठीक है, अच्छा प्रश्न आपका है, नया प्रश्न आपको लग रहा होगा, और जो भी नया प्रश्न मिले उनको नोट करिएगा कि ब्रोमीन को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है, या समुद्री जल में मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है, और समुद्र में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडीन आदि प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, मतलब समुद्र से पोटेशियम भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, आयोडीन भी मिलता है और आपके यहाँ पर ब्रोमीन भी मिलती है। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसका जो कारण है, इसका उत्पत्ति जो स्थान है वो आपका कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ की अगर बात करें तो आप क्या जवाब दोगे?
पश्चिमी विक्षोभ जो आपका होता है, कह रहे काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर और आपका भूमध्य सागर। तो याद रखिए पश्चिमी विक्षोभ आप देखते हो सर्दियों में बारिश होती है, सर्दियों में जो आपको बारिश होता है बोलते हैं लौटता हुआ मानसून आ रहा है। लौटता हुआ मानसून आपके यहाँ पर भूमध्य सागर से होता हुआ इस प्रकार से आता है और ऐसे आते हुए आपके बंगाल की खाड़ी में आता है। और सर्दियों के समय जो आपकी बारिश होती है वो आपके कहां पर होती है, तो आपके तमिलनाडु क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आपकी बारिश होती है। तो ये आपका भूमध्य सागर से आपका आता है, मानसून इधर से आती है, ठीक है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, भूमध्य सागर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जो कि आप जानते हैं जनवरी या फरवरी महीना में आपकी बारिश होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है। कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और आपका असम। इनमें से जवाब कौन सा हो जाएगा। तो वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में देखा जाए तो प्रथम स्थान आपके महाराष्ट्र का है। किसका है, महाराष्ट्र का है। और दूसरा स्थान आपके गुजरात का हो जाता है, गुजरात का स्थान, ठीक है। तो आपका जवाब कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जो कि यहाँ पर टेलीफोन नेटवर्क आपका दिया है। कह रहा आपसे यहाँ पर टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है। तो डीएसएल, ठीक है, डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जिन लोगों के घर में वाईफाई लगा होगा, है ना, बीएसएनएल वाले में होगा डीएसएलआर बोल देते हैं, तो यहां पर आपका हो जाता है डीएसएल, ठीक है। डीएसएलआर जल्दी बोल देते हैं, डीएसएलआर, डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक तकनीकी जिसमें टेलीफोन नेटवर्क के तारों का इस्तेमाल किया जाता है और सर्विस के लिए किया जाता है। तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, यहां पर दिया है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना आपसे पूछा है और आप सभी को पता होगा कि इसका जो समय है वो आपका इतना था, 2012 से स्टार्ट हुआ था, 2017 में आपको खत्म हो गया था, है ना। तो कुल मिला के 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास है। क्या है, तेज, सतत और अधिक आपका सम्मिलित विकास है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का यही उद्देश्य था। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर किसी व्यक्ति को एक भवन संपत्ति का स्वामी मान लिया जाता है। यहां पर पूछा है कौन सी धारा होती है, कौन सी धारा में यह आपका होता है। चलिए 71 का जवाब दीजिए। यहां पर जवाब सही कौन सा बनेगा, 71 नंबर में। तो 71 का ऑप्शन राइट आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी, धारा 22 के तहत, ठीक है। किसमें, धारा 22 के अंतर्गत एक भवन संपत्ति का स्वामी मान लिया जाता है किसी व्यक्ति को, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में कुल कितनी धाराएं थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मूल विधि के आपके क्वेश्चन है और डेली का डेली यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी लास्ट में करा दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में कुल कितनी धाराएं थी। यहाँ पर जवाब सही कौन सा बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, आपकी 17। कितनी है आपकी, तो याद रखिए 1990 में कुल आपकी कितनी 17 धाराएं और आपके 5 अध्याय थे, ठीक है। 17 धाराएं और आपके 5 अध्याय हैं जो कि आपका राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 आपका बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं। चलिए बताइए भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं। चलिए कितने सदस्य होते हैं, तो यहां पर आपका जवाब सही बनेगा कौन सा, 13 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, मतलब एक तो आपके सदस्य होते हैं, 5 सदस्य और होते हैं। तो यहां पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, यहां पर जवाब आ रहे हैं आपके बी और आपका ए। बी और ए आपका आ रहा है भाई, कहां हो जाएगा आपका, यहां पर सी होगा, 5 होगा, यहां पर कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब देना भाई, यहां पर डी हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में 20 रहता है, एक प्रैक्टिस सेट में 20। चलिए यहाँ पर कैलाश डान कह रहे हैं आपकी आवाज सुंदर है। चलिए तो भाई यहाँ पर 6, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिए 5 तो आपके सदस्य होते ही हैं, है ना, एक आपके उसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तब जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर आपके 6 हो जाएंगे, है ना। 6 प्लस मतलब 5 प्लस 1 के हिसाब से होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य अनुसूचित जाति के होते हैं। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो हुआ है, बना है, इसमें से अनुसूचित जातियों का भी स्थान रखा गया है और कम से कम एक सदस्य का होना जरूरी है।
याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग में आपके अनुसूचित जाति के जो आपके हैं उनमें से एक का होना जरूरी है। कम से कम एक तो आपकी जरूर होगी, अधिक से अधिक हो भी सकती है, मतलब कम से कम एक तो होगी, मतलब एक तो रखना ही रखना है। ठीक है, जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो आपकी पदावधि है वो आपकी कितनी होती है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कह रहा आपसे यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की पदावधि होती है। बिल्कुल यहाँ पर जवाब आ रहा है, जो कि जवाब एक यहाँ पर अद्यत हो गया, 3 वर्ष से अनाधिक। कितनी होती है, 3 वर्ष से अनाधिक, मतलब जवाब यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही है। 3 वर्ष से अनाधिक ऐसे अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केंद्रीय सरकार इस पर निर्दिष्ट करती है। मतलब ये जो नियम होते हैं वो केंद्रीय सरकार इसका निर्दिष्ट करती है। ठीक है, जवाब यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए आपसे कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष के राष्ट्रीय महिला आयोग के मतलब अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अंतर्गत आयोग के कृत्य किस धारा में उबंधित है। मतलब जो दिया गया है उसके बारे में कार्य क्या है ना, इनमें जो आपके कार्य हैं वो किस धारा में कहा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 में ये किया गया है। किसमें, धारा 10 में, याद रखिए आपका 10 में कहा गया है। और धारा जो 7 है, 7 में बोला गया है कि रिक्त आदि में आयोग की कार्यवाहियों का अधिवन में, 8 में आयोग की समितियां हैं और 9 में कह सकते हैं प्रक्रिया का आयोग है। ठीक है, विनीत किया जाना है। इसका जवाब का यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। देखो आपका यह मूल विधि है, कठिन तो होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि बहुत कठिन है, और कठिन तो होती है भाई, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार आयोग से परामर्श करेगी। मतलब वहां पर जो सरकार है उस आयोग से परामर्श भी लेगी, है ना, जो केंद्रीय सरकार है वो आयोग से परामर्श लेगी, ये बोल दिया गया है, जो कि आपकी किस धारा में, तो धारा 16 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, 16 हो जाएगा कि धारा 16 के अनुसार केंद्रीय सरकार महिलाओं को प्रभावित करने और सभी प्रमुख नीति मामलों पर आयोग से परामर्श भी ले सकती है और लेगी भी। ठीक है, जवाब यहाँ पर आपका बन जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम कौन बनाता है। मतलब वो जो आयोग होता है उनके जो कार्य होते हैं उनके लिए जो आपका नियम होता है, इनके नियम कौन बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देना है, तो याद रखिएगा हमने क्या बताया, हमने बताया केंद्रीय सरकार क्या होती है, केंद्रीय सरकार होती है। और ये जो आपका दिया गया है, ये दिया गया है 17 के फर्स्ट में आपको दिया गया है। ठीक है ना, कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम में जो आपकी क्रियाएं हैं, है ना, उपबंध हैं, इनके लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना बना सकती हैं। ठीक है, जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। देखो हमने बताया था प्राप्त मतलब बनकर जो तैयार हुआ वो अलग डेट है, लागू जो हुआ था वो डेट आपकी अलग है ना। तो याद रखिएगा कि यहां पर जो राष्ट्रपति ने अंतिम रूप से सिग्नेचर कर दिया था, क्योंकि कोई भी अधिनियम जो होता है, कोई भी जो विधेयक होता है, सबसे पहले विधेयक आपका लोकसभा में गया या तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद आपके राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब तक वो विधेयक रहेगा। लेकिन जिस दिन राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे तो वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। तो ये जो आपका अधिनियम बना था वो राष्ट्रपति ने अंतिम दिन स्वीकृति दी थी, वो दिया था 13 दिसंबर 2005 को। कब दिया था, 13 दिसंबर 2005 को। लेकिन लागू कब किया गया था, लागू किया गया था 17 अक्टूबर 2006 को ये लागू किया गया था। ठीक है ना, याद रहेगा उस समय यह अधिनियम जो था जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी यह अधिनियम आपका लागू है। ठीक है, जो नियम आपके भारत में आपके हर जगह वही जम्मू कश्मीर में आपके हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम का जो विस्तार है यह आपके कहां पर है, संपूर्ण भारत में है, पूर्वोत्तर भारत के सिवा संपूर्ण भारत पर, उत्तर भारत पर, या जम्मू कश्मीर के सिवा संपूर्ण भारत पर। चलिए कौन सा जवाब हो जाएगा, यहां पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा, घरेलू हिंसा में यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपको देना है कौन सा हो जाएगा। तो आपने देखा अभी हमने बताया कि आपकी जम्मू कश्मीर में भी आपका है ना, जम्मू कश्मीर में आपको है, मतलब कह सकते हैं संपूर्ण भारत में आपका हो चुका है। ठीक है, इसका जवाब यहां पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है आपसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा परिभाषित है।
मतलब देख सकते हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम है, इसमें घरेलू हिंसा जो परिभाषित किया गया है, घरेलू हिंसा जो परिभाषित किया गया है वो आपकी किस धारा में किया गया है, किस धारा में किया गया है। चलिए कुछ नन्हे कुछ राय कह रहे हैं सर जी मेरा कमेंट दिख रहा है। जी हाँ नन्हे राय आपका कमेंट दिख रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है। चलिए 21 का ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर ऑप्शन बी धारा 3 में, धारा 3 में यह आपका प्रावधान किया गया है ना, घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है, जो धारा 3 है उसमें परिभाषा दिया गया है। बोला क्या गया है कि घरेलू हिंसा में महिलाओं को जो शरीर है दुष्प्रयोग, लैंगिक दुष्प्रयोग, मौखिक या भावनात्मक दुष्प्रयोग, आर्थिक मतलब दुरुपयोग शामिल है। मतलब उसमें से आप धारा 3 के तहत महिला के क्या उसके बोलने से, कोई बोलता है अगर गलत बोलता है उसके लिए, उसका शरीर का कोई शोषण करता है इसके बारे में, उसको अगर कोई भावनाओं से भी ठेस पहुंचाता है उसके बारे में दिया गया है, शारीरिक दुरुपयोग है उसको भी दिया गया है, पूरी तरीके से दिया गया कि इसमें धारा 3 में दिया गया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी दी जा सकती है। देखो आयोग के द्वारा यहां पर जो घरेलू हिंसा की जानकारी देना है आप किसे दे सकते हैं, मतलब स्वयं पीड़िता द्वारा, पीड़िता के रिश्तेदार के द्वारा, कोई भी या उपयुक्त सभी। अगर आपको देना है भाई, अगर आपको अपने बारे में बताना है सरकार को तो क्या स्वयं जाओगे तभी मानेंगे, किस प्रकार से करेंगे। याद रखिए अगर आपके बारे में कोई भी बताता है, मतलब चाहे रिश्तेदार हो या स्वयं जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है आयोग में, आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है तो जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आश्रय गृह प्रदान किए जाने का जो प्रावधान है, आश्रय गृह प्रदान किए जाने का जो प्रावधान किया गया है वो आपको किसमें कहा गया है, तो ये आश्रय वाला है आपका कौन सा, धारा 6 में। किसमें है, धारा 6 में किया गया है कि यदि कोई व्यथित मतलब पीड़ित, यदि कोई पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षक अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी अधिसूचित आश्रय गृह से भर साधक व्यक्ति से उसका आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है तो आश्रय गृह ऐसा व्यक्ति पीड़ित आश्रय को आश्रय गृह से प्रदान करेगा। एक लैंग्वेज है थोड़ी कठिन है, बस आपको करना है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है आश्रय शब्द दिया हो तो आपको ए लगा देना है। ठीक है पीटी की नहीं क्लास चलती है, पीटी क्लास रात 10 बजे चलती है, पीटी क्लास रात 10 बजे चलती है। यहां पर क्वेश्चन दिया है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। याद रखिए प्रत्येक जिले में, हमने कल भी बताया था कि घरेलू हिंसा से संबंधित जो आपका अधिनियम था इसके तहत आपके प्रत्येक जिले में यहां पर आपकी नियुक्ति, आपके अधिकारी की नियुक्ति की गई है ना। और कह सकते हैं यहां पर जो आपकी है ये नियुक्ति किसके द्वारा होगी, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या दोनों में से कौन सा बनेगा, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा जो राज्यों की बात है ना, राज्यों की बात है, प्रत्येक जिले की बात है तो प्रत्येक जिले में आपका कौन हो जाएगा, राज्य सरकार हो जाएगा। प्रत्येक जिले के हिसाब से है तो प्रत्येक जिले में कौन हो जाएगा, राज्य सरकार। मतलब कह सकते हैं यहां पर आपका घरेलू हिंसा से आपका हो जाएगा आपके धारा जो 8 में दिया गया। ठीक है धारा 8 में जो आपको दिया है वो राज्य सरकार के अनुसार है। ठीक है वैसे कर दोनों सकती हैं लेकिन अलग अलग धाराओं के अकॉर्डिंग। ठीक है अलग अलग धाराओं के अकॉर्डिंग। जो धारा 11 है, ठीक है धारा जो 11 है उसमें बोला गया है कि केंद्र व राज्य की सरकार ये कर्तव्य है कि वो आयोग को करेंगे। यहां पर जवाब कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा इसके अनुसार। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, चलिए यहाँ पर बस इतने हमने यहाँ पर लिया था।